गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 9 बाजार में एक कमीज। इस पर सवाल और जवाब पर चर्चा करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? जी बिल्कुल नहीं, स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि स्वप्ना ने पहले ही ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये का कर्जा लिया था और उस समय कर्जा देते समय व्यापारी ने स्वप्ना को शर्त मानने के लिए तैयार करवाया कि फसल निकलने के बाद खेत से जो भी कपास निकलेगी या रुई निकलेगी वो सिर्फ उसी व्यापारी को बेचेगी। तो व्यापारी ने स्वप्ना को 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 6000 रुपये दिए और उसमें से भी 6000 माइनस 3000 करके 3000 रुपये दिए स्वप्ना को। और इस तरह से बाजार में जब बाजार भाव 1800 रुपये क्विंटल था तो उन्होंने 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही हिसाब चुकता किया। दूसरा प्रश्न है, व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? तो उसका जवाब इस तरह से है, क्योंकि स्वप्ना ने व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्जा लिया था और व्यापारी ने स्वप्ना से वादा भी करवा लिया था कि वह फसल निकलने के बाद उसकी सारी रुई उसी को ही बेचेगी और इस तरह से स्वप्ना ने रुई व्यापारी को ही बेचनी पड़ी और इसलिए व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य दिया, उतने में ही ब्याज को काट कर दे दिया। तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न हो सकती है? तो हमारे विचार से हम बोल सकते हैं कि किसान अपनी रुई मंडी में जाकर अधिक दाम में बेचेंगे। वे मंडी में किसी भी व्यापारी को बेच सकते। कोई रुई बेचने के लिए स्वतंत्र है। जब स्वप्ना कर्ज लेने वाले व्यापारी को ही रुई बेच सकती थी। आपत्ति ये थी कि वह पहले से ही कर्जा ले चुकी थी और इसीलिए मजबूरीवश उसी व्यापारी को उसको बेचना पड़ा। चौथा प्रश्न है, ईरोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं? जैसे व्यापारी है, बुनकर है, निर्यातक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी। तो यहाँ ईरोड का कपड़ा बाजार बहुत ही प्रसिद्ध है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वो हफ्ते में 2 बार भरता है और व्यापारी का कार्य ईरोड के कपड़ा बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव के लोग भी बुनकर द्वारा बनाए गए कपड़ा इस बाजार में बिकने के लिए आते हैं। बाजार के पास जो कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है वहीं से वो कपड़े की खरीदी होती है और दक्षिण भारत के विभिन्न तरह के व्यापारी भी इस व्यापार बाजार में कपड़ा खरीदी करने के लिए आता है। और दूसरी बात है बुनकर बाजार के दिनों में बुनकर व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। फिर बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। जो निर्यातक जो होते हैं, यहाँ यह कार्य ईरोड के व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित जो कपड़ा होता है, दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को बेचते हैं। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाती है और बाद में वह विदेशों में बेचते हैं। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। तो इस तरह से व्यापारी, बुनकर, निर्यातक और विदेशी खरीदारों का यह कार्य चलता है। यहाँ पांचवा प्रश्न है, यहाँ बुनकर व्यापारियों पर किस तरह से निर्भर है? तो यहाँ देखिए कि बुनकर व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर व्यापारियों से ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं और एक करघे का मूल्य लगभग 20,000 रुपये होता है। तो इस तरह से बुनकर व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। उनको कपड़ा बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो व्यापारी ही लेते हैं। उनको किस तरह से कपड़ा बनाना पड़ता है ये भी व्यापारी तय करते हैं और इस तरह से बुनकरों को व्यापारियों पर पूरे के पूरे निर्भर रहना पड़ता है। छठवां क्वेश्चन है, यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? तो इस पर चर्चा पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उनको सही मात्रा में 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि
बुनकरों को कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त होता है और बेचने के लिए भी व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचे जा रहे हैं, और साथ साथ में उनको अगर खुद का सूत खरीद करना है तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, जो पूंजी चाहिए उसके लिए उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है, और इसीलिए यह समस्या आती है। लेकिन अगर उनके पास पैसा होता है तो यह बिल्कुल संभव है। 7वां प्रश्न है, क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो दादन व्यवस्था हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दादन व्यवस्था में जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। हमारे इलाके में भी इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे पापड़ के लिए आलू व अन्य सामान, बीड़ी के लिए बीड़ी पत्ता और धागे, मसालों के लिए हल्दी, धनिया, काली मिर्च, जीरा, सौंठ एवं गर्म मसाले कारीगर को दे दिए जाते हैं। वे पापड़, बीड़ी और मसाले बनाकर व्यापारी को दे देते हैं। तो इस तरह से भी दादन व्यवस्था चलती है। 8वां प्रश्न है, आप अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में आपको ये पता लगाना है कि किसके लिए लाभ के लिए स्थापित हो गई है। तो देखिए, जो अपने इलाके में जो कुछ दूधिया ने मिलाकर दूध की एक सहकारी संस्था बनाई है, जो दूध वाले लोग होते हैं, और इस संस्था से दूध सरकार द्वारा स्थापित डेयरी द्वारा खरीद किया जाता है। तो ये संस्था वाले लोग क्या करते हैं कि सरकार द्वारा बनाई गई जो डेयरी होती है वहाँ बेचते हैं। इस तरह से कई किसान भाई मिलकर किराना और धान को एकत्रित करते हैं, और ये किराना और धान को किसी वाहन पर लादकर सरकार द्वारा स्थापित जो बाजार समितियाँ होती है तालुका लेवल पर, उस समितियों में जाकर वो बेचते हैं, जिससे उनको अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। 9वां प्रश्न है, विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षा रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? तो ये भी हमने देख चुके हैं। तो इस आंसर में देखिए, कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसाय भी है जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं, जो दुकानों की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वो देखिए, उनकी शर्त क्या होती है कि वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदी करने की मांग करते हैं, उनसे सस्ता माल मांगते हैं। साथ ही वे ये भी बोलते हैं कि सामान की गुणवत्ता या उच्चतम होनी चाहिए, उसका स्तर गुणवत्ता ऊंचा होना चाहिए। और तीसरी ये भी बोलते हैं कि समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं कि उनको जिस समय तय किया गया समय पर ही उनको मिलना चाहिए। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होता है या माल देने में जरा भी विलंब होता है तो वे बड़े सख्ती से निपटते हैं, उन पर वो सख्त ऐतराज करते हैं। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों की शर्तों को मानने के लिए भरसक कोशिश कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है, वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरे करते? देखिए, तो क्या करते, देखिए पहली बात है कि निर्यातक विदेशी खरीदारों को न्यूनतम कीमत पर वस्त्र उपलब्ध कराते हैं। निर्यातक वस्त्रों की उच्च गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं। और तीसरा, वस्त्रों को एक निश्चित अवधि में विदेशी खरीदारों के पास निर्यात कर लेते हैं। मतलब विदेशी खरीदार जो चाहते हैं उसी के अनुसार वह कार्य करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया है? तो देखिए, इसमें पहला कारण है कि इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिकांश कर्मचारी अस्थायी है और महिलाओं को जब भी फैक्ट्री में जरूरत होती है काम के लिए उनको बुलाया जाता है। स्त्रियों को दर्जी के सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने, पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए उनको न्यूनतम या कम से कम मजदूरी दी जाती है और इसीलिए इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में महिलाओं को ज़्यादा संख्या में रखा जाता है। 12वां प्रश्न है, व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, पहला कारण है कि व्यवसायी मजदूरों से न्यूनतम मजदूरी पर काम करवाते हैं। मतलब क्या है, कम दाम देकर, कम मजदूरी देकर ज़्यादा काम करवा लेते हैं। दूसरा कारण है, व्यवसायी बुनकरों से कम कीमत पर कपड़े खरीदी करते हैं, कम कीमत पर खरीदी करना और ज़्यादा कीमत पर बेचना। और तीसरा है, व्यवसायी वस्त्र निर्यात करने वाले कारखानों के खर्च में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं, उनको जितना खर्चा आता है उससे और कम करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा लेते हैं। ये 3 कारण आप बता सकते हैं।
और क्वेश्चन है यहाँ कि स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न जाकर व्यापारिकों को बेच दी। तो ये पहले क्वेश्चन हमने इसका आंसर देख लिए है कि स्वप्ना ने पहले ही व्यापारी से कुछ कर्जा लिया था, जो उच्च ब्याज दर पर लिया था, 2500 रुपये का कर्जा था। और उस समय स्थानीय व्यापारी ने उससे शर्त रखी थी कि उसके खेत से जो भी फसल निकलेगी, रुई निकलेगी, वह पूरी की पूरी रुई उस व्यापारी को ही वो बेचेगी। इस तरह से उनकी शर्त के अनुसार वह व्यापारी को ही अपना माल बेच देती है। दूसरा प्रश्न है, वस्त्र निर्यात कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? तो देखिए, इसका आंसर इस तरह से हम बता सकते हैं कि वस्त्र निर्यात कारखाने में काम करने वाले मजदूर पहली बात है कि वो अस्थायी कर्मचारी होते हैं। और जब भी फैक्ट्री मालिक को लगता है कि अभी काम की ज़रूरत है या अभी काम करना जरूरी है तो कामगारों को बुला लेते हैं। लेकिन जब कामगारों की या काम की आवश्यकता नहीं है, तो कामगार की आवश्यकता नहीं है, तो उसे वो जाने के लिए कह सकते हैं। दूसरा कारण है, कामगारों को मजदूरी उनके कार्य कुशलता के अनुसार तय की जाती है। अगर अच्छा काम करता है तो अच्छी तनख्वाह मिलती है। अगर वो कुशलतापूर्वक काम नहीं करता है तो उसको अच्छी मजदूरी नहीं मिलती। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो कपड़े सिलाता है, जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह हो सकता है। तीसरा कारण है, स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने, पैकिंग करने ये काम दिया जाता है और इन कामों के लिए उनको न्यूनतम मजदूरी मिलती है। कमीज की इस्त्री करने की मजदूरी 1 रुपये 50 पैसे, कमीज की जांच करने वालों को मजदूरी 2000 रुपये महीना है, धागे काटने और बटन लगाने वाले का वेतन 1500 रुपये महीना है। इस तरह से वस्त्र निर्यात कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को पेमेंट या मजदूरी दी जाती है। तीसरा प्रश्न है, ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल, ये कुछ भी हो सकती है। और इस पर आप चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती है, आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार की मदद होगी? तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वह उत्पादक द्वारा निर्मित होने के बाद या उससे पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ हमारे पास पहुँचता है। जैसे कि चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया से हम देखते हैं तो वह गन्ना उत्पादक किसान जो चीनी मिल मालिकों को गन्ना उपलब्ध कराते हैं, चीनी मिल मालिकों से चीनी वितरक तथा थोक विक्रेताओं के पास पहुँचता है, फिर थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेताओं तक जाता है और खुदरा विक्रेताओं से हमारे पास चीनी पहुंचती है। इस प्रक्रिया में कई लोगों का सहयोग होता है, जैसे किसान है, मिल मालिक है, मिल मालिक में जो शक्कर बनाई जाती है उसमें काम करने वाले मजदूर हो गए, वो उसको लेने वाले, उस शक्कर को लेने वाले तो थोक व्यापारी होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, फूड विक्रेता होते हैं, ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। चीनी के अतिरिक्त अन्य उत्पादन भी हो सकते हैं जिसका हम उदाहरण के लिए दे सकते हैं, जैसे चाय है, दूध है, कागज, पेन, पेंसिल, ये सभी चीज़ें प्रक्रिया से गुजरकर ही आम जनता या हमारे पास तक पहुंच सकते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम से लगाना है और फिर नीचे बनी कपास की डोरियों के चित्रों में से सही कथन के अंक पर भरना है। तो पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से भर दिए गए, जैसे मतलब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए। स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है, ग्राहक, तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। ये जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें क्या करना है, आपको सीक्वेंस में लगाना है। जैसे ग्राहक सुपर, इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा या कौन सी कार्य के बाद कौन सा कार्य आएगा, ये आपको सीक्वेंस में या क्रम से बताना है। तो आप देखिए ये 9 क्वेश्चंस 9 सवाल सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ। तो इन 9 में से 9 को ही आप सीक्वेंस में लगाना है। जैसे आपको यहाँ जवाब भी दिए गए हैं कि पहला और दूसरा यहाँ बताया गया है। तो आपको स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है, ये पहला हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या है आता है, देखिए, तो आप इस तरह से उसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। पहला आता है कि स्वप्ना बाजार में व्यापारी को रुई बेचती है। बाद में तीसरा आता है व्यापार जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। बाद में 9वां आता है
जिनिंग मिलें रुई को साफ करती है और उन्हें गट्टर बनाती है। और उसके बाद इस तरह से आप इसका समाधान कर सकते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय का स्वाध्याय आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर इस अध्याय के वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरीके से वॉच करें, देखें और उसके नोट्स भी ले लें।